इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो किसी भी व्यवसाय की धड़कन से जुड़ा है। अंतिम खातों की तैयारी, यानी प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बिल्कुल। अब अकाउंटिंग या लेखांकन का नाम सुनते ही ना अक्सर एक घबराहट सी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया की कोई बहुत ही रहस्यमयी और उबाऊ भाषा है। हाँ, जहाँ सिर्फ नंबरों का खेल चलता है। सही कहा, लेकिन आज हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। आज हम इस जटिल विषय से सारे तकनीकी शब्द और जार्गन हटा देंगे। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे कोई भी व्यवसाय अपनी असली वित्तीय सच्चाई का पता लगाता है। चाहे वो किसी मोहल्ले की कोई पुरानी दुकान हो या शेयर बाजार में लिस्टेड को बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। बिल्कुल। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये विषय केवल अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है। ये चर्चा ये समझने के लिए है कि व्यापार में कमाई या मुनाफे का असल मतलब क्या होता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो अकाउंटिंग का अंतिम उद्देश्य सिर्फ बही खातों में नंबरों को दर्ज करना नहीं है। इसका असली मकसद व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति के सामने एक बिल्कुल साफ, पारदर्शी और सच्ची तस्वीर पेश करना है। आज के हमारे नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि व्यापार में होने वाला हर एक वित्तीय लेन देन ना एक लंबी यात्रा तय करता है, चाहे वो 1 रुपए का ही क्यों ना हो। हाँ, और अंततः बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर अपनी जगह बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से व्यवसाय के स्वास्थ्य का एक बहुत ही डीप मेडिकल चेकअप है, जो हर साल के अंत में किया जाता है। बिल्कुल सही। और इस मेडिकल चेकअप का जो सबसे पहला कदम हमारे रिसर्च में बताया गया है वो है ट्रायल बैलेंस। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी। अच्छा, वो क्या? नोट्स में लिखा है कि पहले के समय में जब अकाउंटेंट बड़ी बड़ी लाल किताबों में पेन से सब कुछ लिखते थे, तब ट्रायल बैलेंस बनाने का मुख्य उद्देश्य गणित की गलतियां या क्लरिकल एरर्स को पकड़ना होता था। पहले यही होता था। ये तो समझ आता है, लेकिन आज के समय में जब हर छोटी बड़ी दुकान में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट तो अपने आप मैच कर जाते हैं। सॉफ्टवेयर कभी 2 और 2 5 नहीं करता। सही बात है, सॉफ्टवेयर तो सटीक होता है। तो मेरी उलझन ये है कि आज के इस आधुनिक ऑटोमेटेड दौर में इस ट्रायल बैलेंस को बनाने की क्या ही जरूरत रह गई है? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। आज के सॉफ्टवेयर वाले युग में ट्रायल बैलेंस का असली काम सिर्फ जोड़ घटाने की गलतियां पकड़ना बिल्कुल नहीं रह गया है। तो फिर असली काम है क्या? असल में ट्रायल बैलेंस अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल बन गया है एडजस्टमेंट्स करने के लिए। एडजस्टमेंट्स? हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर ये तो बता देगा कि पूरे साल क्या-क्या एंट्रियां की गई हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता होता कि साल के अंत में व्यवसाय में असल में क्या-क्या बदलाव हुए हैं जिन्हें अभी दर्ज किया जाना बाकी है। अच्छा, तो मतलब सॉफ्टवेयर जो दिखा रहा है वो आधी अधूरी कहानी है। बिल्कुल। अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल ये देखने के लिए करते हैं कि बिना किसी एडजस्टमेंट के व्यापार कैसा दिख रहा है, और फिर जब हम उस पर जरूरी वित्तीय सच्चाइयां लागू करते हैं तब जाकर असली तस्वीर उभर कर आती है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग की उस सबसे बड़ी अवधारणा को समझना होगा जिसे उपार्जन की अवधारणा या अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस पर बहुत जोर देते हैं। साधारण भाषा में ये अवधारणा कहती है कि व्यापार में खर्चे और आमदनी को उसी समय दर्ज करना चाहिए जब वे हुए हों। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए असल में नकद या कैश दिया गया है या नहीं। सही कहा। नकद लेन देन और वित्तीय लेन देन के बीच का ये अंतर समझना बहुत ही क्रिटिकल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब जेब से पैसा गया तभी खर्च हुआ, जो कि व्यापार में नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अगर कोई सेवा ली गई है या कोई खर्च हो गया है लेकिन उसका भुगतान अभी नहीं हुआ है, तो भी उसे उसी साल के अकाउंट्स में दिखाना होगा। रुकिए, ये बात सुननी भी थोड़ी अटपटी लगती है। मान लीजिए किसी कंपनी के ऑफिस का मार्च का किराया 5,000 रुपए है। लेकिन कंपनी ये तय करती है कि वो ये किराया अगले महीने यानी अप्रैल में देखे। अब अगर हम कैश के नजरिए से सोचें तो मार्च के महीने में बैंक अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटा। हाँ, पैसा तो नहीं गया। तो फिर मार्च के मुनाफे और कम क्यों करें? अगर पैसा गया ही नहीं तो वो खर्च कैसे हो गया? यही तो वो जगह है जहां कई नए व्यवसाय मात खा जाते हैं। सोचकर देखिए, अगर हम बिना किसी एडजस्टमेंट के अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें और उस 5,000 रुपए के किराए को खर्च में न दिखाएं तो नतीजा क्या होगा? मार्च महीने का मुनाफा 5,000 रुपए ज्यादा दिखेगा। बिल्कुल, कागज पर कंपनी बहुत फायदे में लगेगी, लेकिन क्या असल में कंपनी ने वो फायदा कमाया है? नहीं, क्योंकि उस ऑफिस की जगह का इस्तेमाल मार्च में किया जा चुका है। उसका फायदा मार्च में उठाया गया है, तो उसका खर्च भी मार्च का ही माना जाएगा। ये तो एक झूठी तस्वीर हो गई ना। इसलिए सही अकाउंटिंग ये कहती है
कि हमें मुनाफे को सही स्तर पर लाने के लिए रेंट पेएबल यानी किराया देना बाकी है नाम की एक लायबिलिटी खड़ी करनी होगी। ये तो खर्च की बात हुई, लेकिन हमारे नोट्स में एक और बहुत ही दिलचस्प केस दिया गया है जो सीधे बैंक लोन से जुड़ा है। हाँ, वो लोन वाला उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी ने 1 मार्च को बैंक से एक बड़ा लोन लिया है। बैंक ने कहा कि ठीक है, लोन ले जाओ, लेकिन पहली किश्त और ब्याज का भुगतान 3 महीने बाद यानी 1 जून को करना। अब कंपनी का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म हो रहा है। 31 मार्च तक कंपनी ने बैंक को एक भी रुपया वापस नहीं किया है। तो क्या मालिक ये कह सकता है कि मार्च में लोन का कोई खर्च नहीं हुआ? कोई भी समझदार अकाउंटेंट ऐसा नहीं कहेगा। भले ही बैंक ने छूट दे दी हो कि पैसा जून में देना, लेकिन उस 1 महीने का यानी पूरे मार्च का ब्याज कंपनी के सर पे चढ़ चुका है। वो तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वो पैसा जो कंपनी ने इस्तेमाल किया है उसकी एक कीमत है जो मार्च के हिस्से में आती है। मार्च के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस 1 महीने का ब्याज खर्च के रूप में हर हाल में दिखना चाहिए। अगर मालिक सोचता है कि चलो अभी तो कैश देना नहीं है, इसे मुनाफे में रहने देते हैं, तो वो खुद को धोखा दे रहा है। और उसका मुनाफा बढ़ा हुआ दिखेगा, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट खड़ा कर सकता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिसर्च में एक बहुत ही रोचक कहानी दी गई है जो इस खुद को धोखा देने वाली बात को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। वो साइबर कैफे वाली कहानी है ना? हाँ बिल्कुल। ये कहानी एक युवा उद्यमी की है जिसने बड़े सपनों के साथ अपना एक साइबर कैफे खोला। कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। उस युवा ने शहर के एक अच्छे इलाके में किराए का एक कमरा लिया और उसमें 10 लाख रुपए के एकदम नए हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम, गेमिंग चेयर्स और एसी लगाए। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। पहले साल के अंत में जब उसने अपना हिसाब किताब किया तो उसकी कुल कमाई 5 लाख रुपए हुई। उसमें से उसने दुकान का किराया, बिजली का बिल, इंटरनेट का खर्चा और सैलरी सब मिलाकर कुल 3 लाख रुपए चुकाए। तो बचे 2 लाख रुपए। यानी उसके हाथ में 2 लाख रुपए का शुद्ध नकद मुनाफा बचा, जिसे कैश सरप्लस कहते हैं। एक नए बिजनेस में पहले ही साल 2 लाख रुपए का नकद मुनाफा हाथ में आना किसी को भी 7वें आसमान पे पहुंचाने के लिए काफी है। बिल्कुल। वो युवा भी बहुत रोमांचित था। उसे लगा कि उसने बिजनेस का सीक्रेट हैक कर लिया है। तो उसने क्या किया? उसने उस 2 लाख रुपए के नकद मुनाफे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया। और ये सिलसिला रुका नहीं। अगले 3 सालों तक भी बिल्कुल ऐसा ही चला। हर साल 5 लाख की कमाई, 3 लाख का खर्च, 2 लाख की बचत, और वो उसे सीधा बैंक की एफडी में डालता गया। तो 4 साल में 8 लाख रुपए। हाँ, 4 साल के अंत में उसके बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए की एफडी जमा हो चुकी थी। वो ये सोचकर फूला नहीं समा रहा था कि वो एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन बन चुका है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि असली कहानी यहीं से पूरी तरह पलट जाती है। व्यापार में हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा बैंक का बैलेंस दिखाता है। क्या हुआ फिर? 4 साल बाद उसी साइबर कैफे में ग्राहकों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि भैया आपके कंप्यूटर बहुत धीमे हो गए, नए गेम्स इन पर चलते नहीं हैं, सिस्टम हैंग हो रहा है। तकनीक तो पुरानी हो ही जाती है। बिल्कुल। ग्राहक पास के एक नए साइबर कैफे में जाने लगे। उस युवा को लगा कि बिजनेस को बचाने के लिए अब उसे तुरंत नए कंप्यूटर खरीदने होंगे। वो बाजार गया तो पता चला कि नए कंप्यूटर सिस्टम की कीमत आज भी 10 लाख रुपए ही है। उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास पुराने कंप्यूटर हैं, उन्हें बेचकर पैसा आ जाएगा। लेकिन जब उसने अपने 4 साल पुराने कंप्यूटर बेचने चाहे तो कबाड़ के भाव में वे सारे कंप्यूटर सिर्फ 2 लाख रुपए में बिके। बाप रे। और यहीं पर उसका सारा शानदार गणित ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसे नए कंप्यूटर के लिए 10 लाख चाहिए थे, पुराने बेचकर मिले सिर्फ 2 लाख। अब बाकी के 8 लाख कहाँ से आए? वही 8 लाख जो उसने एफडी में रखे थे। आखिरकार उसे अपनी उसी 8 लाख रुपए की एफडी को तोड़ना पड़ा, जिसे वो पिछले 4 सालों से अपनी मेहनत की कमाई और शुद्ध मुनाफा समझकर जोड़ रहा था। बिल्कुल। उसने अपना सारा पैसा बैंक से निकाल लिया और नए कंप्यूटर खरीद लिए। इसका नतीजा क्या हुआ? 4 साल तक दिन रात बिजनेस करने के बाद आज वो वापस शून्य पर खड़ा था। शून्य पर खड़ा था क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर दिया था। इस कहानी से व्यवसाय की वो सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है जिससे अक्सर नए लोग भागते हैं। इसे हम अकाउंटिंग की भाषा में मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन व्यापार का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। जमीन को छोड़कर व्यापार की लगभग हर संपत्ति, चाहे वो मशीन हो, फर्नीचर हो या कंप्यूटर हो, उसकी वैल्यू समय के साथ घिसने या नई तकनीक के आने के कारण कम होती जाती है। यह तो एक बहुत ही वास्तविक खर्च है। बिल्कुल। भले ही इसके लिए जेब से तुरंत हर महीने कोई कैश ना जा रहा हो, लेकिन यह दीमक की तरह बिजनेस की वैल्यू को खा रहा होता है।
उस युवा ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी इस डेप्रिसिएशन को एक खर्च के रूप में नहीं दिखाया। मतलब अगर वो 10 लाख के कंप्यूटरों की उम्र 5 साल मान लेता तो हर साल कम से कम 2 लाख रुपए की वैल्यू तो वैसे ही कम हो रही थी। एकदम सही। अगर वो हर साल अपने कंप्यूटरों की गिरती हुई कीमत को कागज पर एक खर्च के रूप में दिखाता तो उसे पहले ही साल पता चल जाता कि उसका असल मुनाफा 2 लाख रुपए नहीं है। उसका असल मुनाफा तो शून्य था, क्योंकि जो 2 लाख रुपए वो घर ले जा रहा था वो दरअसल मुनाफे का पैसा नहीं था, बल्कि उसकी अपनी ही मशीन की टूट-फूट का पैसा था जो उसे भविष्य के लिए बचाना चाहिए था। ये तो आंखें खोलने वाली बात है। अकाउंटिंग के नियम बहुत साफ कहते हैं कि चाहे संपत्ति छूने योग्य हो जैसे कंप्यूटर और मशीनें, या अमूर्त संपत्तियां हो जिन्हें हम छू नहीं सकते जैसे कोई सॉफ्टवेयर या पेटेंट, उन सभी के मूल्य में आने वाली कमी को हर साल खर्च के तौर पर दर्ज करना ही होगा। ये सिर्फ एक किताबी एंट्री लग सकती है, इसका रोज के कैश अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सही मुनाफा जानने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। संजीवनी बूटी की तरह। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डेप्रिसिएशन की बात तो समझ आ गई कि जो चीजें सालों साल चलती हैं उनकी वैल्यू कम होती है, लेकिन उन चीजों का क्या जो व्यापार में रोज खरीदी और बेची जा रही हैं? आप इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं? हाँ, हम अपनी चर्चा के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो इन्वेंट्री या गोदाम में बचे हुए माल के बारे में है। नोट्स को गहराई से पढ़ते हुए एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। अच्छा। इसमें लिखा है कि साल भर व्यवसाय में जो भी माल खरीदा या बेचा जाता है उसका असर लेजर के स्टॉक अकाउंट में दिखाई ही नहीं देता। मुझे ये पढ़कर बहुत अचरज हुआ। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। क्या ये अजीब नहीं है कि साल भर माल आ रहा है, जा रहा है, लेकिन किताबों में स्टॉक अकाउंट का बैलेंस साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है? अजीब और अतार्किक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे अकाउंटिंग का एक बहुत ही व्यावहारिक कारण है। मैं बताती हूँ। जब कोई व्यापारी माल खरीदता है तो उसे परचेज अकाउंट में उसकी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर दर्ज किया जाता है। हम कॉस्ट प्राइस पर। और जब वही माल किसी ग्राहक को बेचा जाता है तो उसे सेल्स अकाउंट में बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर दर्ज किया जाता है। मतलब प्रॉफिट के साथ? हाँ, क्योंकि दोनों की कीमतें अलग अलग हैं। आप सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, इसलिए हम सीधे तौर पर एक ही स्टॉक अकाउंट को हर रोज जोड़ या घटा नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो पूरा हिसाब उलझ जाएगा। समझ गया। की जाए और उसका मूल्य तय किया जाए। अकाउंटिंग की भाषा में इसे ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं। और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन मुनाफे की गणना के लिए कितना जरूरी है, ये हमारे नोट्स में दिए गए एक फॉर्मूले से साफ हो जाता है। वो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला? हाँ, फॉर्मूला कुछ इस तरह है। प्रॉफिट बराबर है सेल्स माइनस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस अन्य खर्च। बिल्कुल। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक या बचे हुए माल का सही मूल्य नहीं पता होगा तो मुनाफे का पूरा गणित ही गलत हो जाएगा। और इसके मूल्यांकन का जो नियम पढ़ा वो और भी दिलचस्प है। उस नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि बचे हुए माल को हमेशा लागत यानी कॉस्ट या बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू में से जो भी कम हो उसी कीमत पर दर्ज किया जाना चाहिए। यहाँ मुझे फिर एक शंका है। कैसी शंका? मान लीजिए मैंने 100 रुपए में कोई माल खरीदा था। आज बाजार में उसकी भारी डिमांड है और उसकी कीमत बढ़कर 150 रुपए हो गई है, तो मैं अपनी इन्वेंट्री को 150 रुपए पर क्यों नहीं दिखा सकता? आखिर मेरी संपत्ति की कीमत तो बढ़ गई है ना? यहीं पर अकाउंटिंग का एक बहुत ही पुराना और कड़क नियम लागू होता है जिसे रूढ़िवादिता की अवधारणा या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? सीधे शब्दों में कहें तो हवा में महल मत बनाओ। हम कभी भी अपने मुनाफे को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहते। अगर 100 रुपए में माल खरीदा था और बाजार में उसकी कीमत 150 हो गई है तो अकाउंटिंग कहती है कि जब तक सच में उसे 150 में बेच न दो और पैसा हाथ में ना आ जाए तब तक उस मुनाफे को मत मानो। अच्छा, तो मतलब प्रॉफिट को पहले से मत गिनो। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए। अगर बाजार में उस 100 रुपए वाले माल की कीमत गिरकर 80 रुपए हो गई हैं तो हमें तुरंत उस 20 रुपए के संभावित नुकसान को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी इन्वेंट्री को 80 रुपए पर ही दिखाना चाहिए। ये तो बहुत ही सख्त रवैया है। सख्त है, लेकिन निवेशकों और व्यापार के लिए सुरक्षित है। अगर हम गोदाम में पड़े माल को ज्यादा कीमत पर आंक लेते हैं तो हमारा मुनाफा नकली रूप से बढ़ा हुआ दिखेगा। और ये कागजी मुनाफा निवेशकों को गुमराह कर सकता है। बिल्कुल। और व्यापार के मालिक को एक झूठी तसल्ली दे सकता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है।
अब इन्वेंट्री का मूल्य निकालने के लिए रिसर्च में 3 तरीकों का भी जिक्र किया गया है, फीफो, लाइफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब समझना आसान है, जो माल पहले गोदाम में आया वही पहले बिका। लाइफो का मतलब है जो माल सबसे अंत में आया वो पहले बिका। और वेटेड एवरेज में हम सभी कीमतों का एक औसत निकाल लेते हैं। सही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम सामने आता है। भारत के जो लेखा मानक हैं वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए सिर्फ फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट की ही अनुमति देते हैं। हमारे देश में लाइफो तरीके को पूरी तरह से बैन किया गया है, इसे मान्यता नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइफो अक्सर व्यापार की सही तस्वीर को छुपा लेता है। वो कैसे? मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है, जो माल सालों पहले सस्ते में खरीदा था वो लाइफो के हिसाब से गोदाम में ही पड़ा रहेगा और हमेशा पुरानी सस्ती कीमत पर बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। इससे तो आज की कीमत का पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। आज के समय में व्यवसाय की इन्वेंट्री की सही और वर्तमान कीमत का अंदाजा ही नहीं लग पाता। खैर, इन सभी जटिल एडजस्टमेंट और इन्वेंट्री के मूल्यांकन के बाद अकाउंटिंग साइकिल अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। साल के अंत वाली प्रक्रिया। हाँ, साल के अंत में हम अपने सभी आमदनी और खर्च के अकाउंट्स को बंद करते हैं। इन सभी का बैलेंस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके शून्य कर दिया जाता है, ताकि अगले साल की शुरुआत एक साफ स्लेट से हो सके। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को क्लोजिंग एंट्रीज कहा जाता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के बीच का जो फर्क है ना, वो भी बहुत बारीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम मुख्य रूप से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की असली लागत निकालते हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक में परचेस और फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे जोड़े जाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को घटाया जाता है। और जब हम इस लागत को कुल सेल्स में से घटाते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ मिलता है। ये बताता है कि माल बनाने और बेचने में सीधा कितना फायदा हुआ। और इसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ले जाया जाता है, जहां से ऑफिस के खर्चे, सैलरी, डेप्रिसिएशन और बाकी सभी इनडायरेक्ट खर्चे घटाने के बाद हमें आखिरकार वो जादुई आंकड़ा मिलता है जिसे नेट प्रॉफिट या शुद्ध मुनाफा कहते हैं। और यहाँ से कहानी एक कदम और आगे बढ़ती है, जिसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है उसका आखिर होता क्या है? क्या वो सारा पैसा मालिक अपनी जेब में रख लेता है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। वो पैसा शेयर धारकों को डिविडेंड देने, सरकार को टैक्स चुकाने और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए रिजर्व या फंड में रखने के काम आता है। ये सब बंटवारा होता है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए। आज के आधुनिक अकाउंटिंग मानकों के तहत इसे स्टेक होल्डर्स के सामने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के नाम से पेश किया जाता है, जो साफ साफ बताता है कि मालिकों ने निवेश किए गए पैसे में इस साल क्या क्या बदलाव हुए हैं। सही। और आखिरकार ये सारा लंबा सफर जाके खत्म होता है किसी भी व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर, बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट। नोट्स में बैलेंस शीट को जिस तरह से समझाया गया है वो कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है। P&L अकाउंट एक पूरे साल की कहानी सुनाता है, एक लंबी वीडियो फिल्म की तरह जो दिखाती है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या क्या हुआ। लेकिन बैलेंस शीट एक खास पल, जैसे 31 मार्च की रात 12 बजे खींची गई एक फोटोग्राफ है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि उस सटीक सेकंड पर व्यवसाय के पास अपनी कितनी संपत्ति है और उस पर दूसरों की कितनी देनदारी है। बैलेंस शीट को सही से समझने के लिए एक ऐसी बात जानना जरूरी है जो आम इंसान का दिमाग चकरा सकती है। अच्छा, वो क्या बात है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग की दुनिया में व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक, इन दोनों को पूरी तरह से 2 अलग-अलग इंसान माना जाता है। ये तो बड़ा अजीब है। एक उदाहरण से समझते हैं जो हमारे नोट्स में भी है। मान लीजिए किसी मालिक ने अपने व्यवसाय में 50,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यापार चलाने के लिए बैंक से 30,000 रुपए का लोन ले लिया। रुको, अगर मैं अपनी मेहनत की कमाई से 50,000 रुपए अपने ही बिजनेस में लगा रहा हूं तो वो मेरी अपनी संपत्ति है, मेरा एसेट है। कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि ये पैसा तो अपना है। आम इंसान के लिए ये सोचना लाजमी है, लेकिन मैंने कहा ना, व्यवसाय के नजरिए से सोचिए। अच्छा। व्यवसाय एक अलग इंसान है। व्यवसाय के पास अब गल्ले में कुल 80,000 रुपए कैश आ गया है जो उसका एसेट है, लेकिन साथ ही उस व्यवसाय नाम के इंसान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। जिम्मेदारी कैसी? उसे 30,000 रुपए बाहर वाले को यानी बैंक को चुकाने हैं और 50,000 रुपए अंदर वाले को यानी अपने मालिक को वापस करने हैं। अरे हाँ। इसीलिए बैलेंस शीट में मालिक की लगाई हुई पूंजी या कैपिटल को भी एक लायबिलिटी के तौर पर ही दिखाया जाता है।
यही वो कारण है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा हर हाल में एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोनों साइड मैच कर जाती हैं। बिल्कुल। अगर व्यवसाय साल भर मेहनत करके कोई मुनाफा कमाता है तो वो मुनाफा भी अंततः मालिकों का ही होता है, जिससे मालिकों की पूंजी यानी व्यवसाय की लायबिलिटी और बढ़ जाती है। ये सच में नजरिया बदल देने वाली बात है और इस पूरी तस्वीर को पूरा करने के लिए एक आखिरी चीज का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत जरूरी। भले ही कोई कंपनी कागज पर अपने P&L अकाउंट में करोड़ों का भारी भरकम मुनाफा दिखा रही हो, लेकिन अगर उसके पास महीने के अंत में अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए या बिजली का बिल भरने के लिए बैंक में असली कैश ही नहीं है, तो वो कंपनी रातों रात दिवालिया हो सकती है। बिल्कुल। कागजी मुनाफा आपका घर नहीं चला सकता। उसके लिए कैश का असल आना जाना देखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग सिर्फ जोड़ घटाना नहीं है। सही बात है। हमने देखा कि कैसे अकाउंटिंग की एंट्रियां किसी व्यापार को आसमान पर भी दिखा सकती हैं और जमीन पर भी ला सकती हैं। याद है वो साइबर कैफे वाला युवा जो डेप्रिसिएशन न समझने के कारण बर्बाद हो गया? हाँ, वो तो एक क्लासिक उदाहरण है। ट्रायल बैलेंस से लेकर बैलेंस शीट तक के इस सफर में एडजस्टमेंट ही वो असली आवाज है जो व्यापार की वित्तीय सच्चाई बयान करती है। बिना सही एडजस्टमेंट के कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ एक मीठा भ्रम पैदा कर सकता है।